हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। सो आज हमारा 45 हार्ड चैलेंज का डे 27 आ गया है और आज के डे से हम स्टार्ट कर देंगे हमारी कंपनी अकाउंट्स। सो बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, हमारी प्रिपरेशन आई होप बढ़िया चल रही है। पार्टनरशिप हम खत्म कर चुके हैं, अब हम कंपनी स्टार्ट करेंगे। कुछ ही वीडियोज में इसको हम वाइंड अप कर देंगे, खत्म कर देंगे, फिर हम थर्ड बुक पे आ जाएंगे। ठीक है जी। सो मेरी कोशिश भी यही है अब कि अब मैं कंटिन्यूसली जो है अकाउंटेंसी की वीडियोज जो है अपलोड करूं, जिससे कि फटाफट से हम अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है सर, तो देखते हैं आज के क्या हमारे चैलेंजेस हैं। सो आज की क्लास में आप जान जाओगे कि कंपनी होती क्या है, फीचर्स क्या है कंपनी के, क्या टाइप्स ऑफ कंपनीज, बेटा शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है, आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होते हैं, फिर हम इश्यू ऑफ शेयर समझेंगे एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस से हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा और ये हमारी क्लास आज के हम यहाँ पर वाइंड अप कर देंगे। ठीक है जी। सो करते हैं शुरू। सबसे पहले आ गया हमारा कंपनी। तो बेसिक बात समझिएगा, आपने अभी तक पढ़ा था प्रोप्राइटरशिप 11th क्लास में, पार्टनरशिप 12th क्लास में आप पढ़ चुके थे। ठीक है सर। अब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, पार्टनरशिप बिजनेस था, ये एक अलग ही फॉर्म ऑफ बिजनेस आ गया कंपनी का। तो इसकी जरूरत क्या है, जरूरत समझो आप। बेसिकली अगर आपको कोई बड़ा बिजनेस बनाना है बच्चों, तो आप वो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से क्रिएट नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, बिकॉज वहां पे कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि शेयर कैपिटल अपने आप में एक बड़ी लिमिटेशन है कि आप कैपिटल कितना लाओगे। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहां पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो कंपनी के फॉर्मेशन से हमें ये भी फायदा मिलता है कि कंपनी के अंदर जो लाइबिलिटी होती है हमारी लिमिटेड रहती है। तो इसके अलावा मैनेजरियल हमारे जो है मैनेजमेंट को लेकर कई सारा हमको एक्सपर्टीज चाहिए, कुछ चाहिए, तो हमको कंपनी फॉर्मेशन इसलिए करना पड़ता है। ठीक है, तो कंपनी फॉर्मेशन अगर हमें बड़ा बिजनेस करना है तो हम उसको कंपनी बनाते हैं। ठीक है, और कंपनी बना के बिजनेस को रन करते हैं। ठीक है जी। अब कंपनी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन समझ लो सीधी भाषा में। तो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। ये डेफिनेशन आ गई, आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है सर, इस डेफिनेशन से समझ लो पहली बात क्या है, ये कंपनी क्या होती है बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि नेचुरल पर्सन नहीं है, क्या है ये? आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसेस ऑफ लॉ से मतलब ये है, कंपनी जो है तभी फॉर्मेशन में आती है जब ये रजिस्टर हो जाए कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। ठीक है, जब ये रजिस्टर हो जाती है कहाँ बेटा? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी, तब कंपनी जो है हमारी एग्जिस्टेंस में आती है। तो थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ क्रिएट होती है ये। ठीक है जी। सेपरेट लीगल एंटिटी, तो यहां पर इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो एज ए लीगल पर्सन देखता है। लॉ क्या देखता है? एज ए लीगल पर्सन। जैसे कि हम बात करें कि आपकी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म थी और जो पार्टनरशिप फर्म थी बच्चों, वो आर्टिफिशियल पर्सन तो है बट वो लीगल नहीं है। लीगल से मतलब क्या है कि अगर कुछ भी इशू होता है, कोई भी मान लो सपोज करो कोई केस करेगा, आपने कुछ सर्विस सही नहीं दी, आपका प्रोडक्ट में कोई इशू है, तो अगर प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है तो आपके ऊपर केस होगा। जो ओनर होंगे, बोले तो प्रोप्राइटर होगा या पार्टनर्स होगा, उसके ऊपर केस होगा। कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है बिजनेस को, तो पार्टनर्स या प्रोप्राइटर्स के नाम से एक्वायर की जाएगी। ठीक है, एंड पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म भी किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते कोर्ट में। अल्टीमेटली वो भी पार्टनर्स या फिर प्रोप्राइटर के नाम से ही रजिस्टर होगा। तो अल्टीमेटली लीगल वैलिडिटी नहीं थी वहां पे। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली बात है, बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होते हैं, वो एक हम अलग चीज पढ़ के आए हैं। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे तो वो लोग अलग अलग नहीं थे, सेम ही थे। जबकि कंपनी के केस में क्या है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ओनर है वो और कंपनी अलग अलग पर्सन होते हैं। तो कंपनी इज ए लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इट कैन परचेज सेल प्रॉपर्टी ऑन इट्स नेम, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कंपनी अपने नाम से, कैन सू और बी सूड। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। चलिए, परपीचुअल एग्जिस्टेंस। अब कंपनी के अंदर जो ओनर्स होंगे कौन होंगे? इसके शेयर होल्डर्स होंगे। ठीक है जी, ये हम समझेंगे भी। तो जो शेयर होल्डर होते हैं उनके आने या जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ता। किसी की डेथ हो गई, कोई पागल हो गया, कोई कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी। ठीक है सर। लिमिटेड लाइबिलिटी, जो इसके मेंबर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है क्या होती है बेटा? लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड। बट सर लिमिटेड से मतलब, जैसे कि अगर कंपनी का शेयर 100 रुपए का है, आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का और इस 100 रुपए के शेयर पे आपने 80 रुपए पे कर दिए।
आपने कितने रुपए पे कर दिए? 80 रुपए। अब कंपनी आपसे मैक्सिमम 20 रुपए ही और मांग सकती है, कंपनी आपसे मैक्सिमम 20 रुपए ही और मांग सकती है। तो बेसिकली जो आपकी अनपेड वैल्यू थी शेयर पे, उतना ही आपसे कॉल किया जा सकता है मनी, चाहे कंपनी को कितना ही लॉस हो, आपको अपनी प्राइवेट पर्सनल एसेट्स बेचने की जरूरत नहीं है। जबकि पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होता है कि अगर बिजनेस को हैवी लॉसेस हो जाए तो लाइबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए ओनर्स को अपनी प्राइवेट पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती थी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है मेंबर की, वो कहां तक लिमिटेड है? अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर। इसमें जो अनपेड वैल्यू है वही उससे कॉल की जा सकती है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। देन कॉमन सील, दैट इज बेसिकली अगर कॉमन सील की बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि मेंटेन करे कंपनी कॉमन सील, मे और मे नोट, पहली बात। लेकिन अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, उस पर कंपनी की सील एफिक्स होगी। क्लियर है? तो सिंपल सिंपल से पॉइंट थे बच्चों। नेक्स्ट हमारा आता है कि सर टाइप्स ऑफ कंपनी बता दो। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में अगर हम बात करें तो एक कंपनी होती है बेटा अनलिमिटेड कंपनी। क्या होती है? अनलिमिटेड कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। प्रैक्टिकली ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी। दूसरी है कंपनी बेटा लिमिटेड बाय गारंटी। क्या होती है? लिमिटेड बाय गारंटी। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब दोस्त ये है कि जो कंपनी गारंटी, तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी की जो लायबिलिटी है वो उस जितना भी मतलब मेंबर्स जो है उसको वो एक सर्टेन गारंटी एश्योर करते हैं कि अभी हम इतनी अमाउंट तक की लायबिलिटी बियर कर सकते हैं। तो उस गारंटी तक के जो अमाउंट की जो लायबिलिटी है उसको कंपनी बियर करेगी, तो उस कंपनी को बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी की। यहाँ पर मेंबर्स ने एक सर्टेन अमाउंट की गारंटी दे रखी है। ऐसी कंपनी भी प्रैक्टिकली नहीं चलती है। फिर बोले सर बेटा चलती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय बेटा शेयर्स, ये कंपनी जो है हमारी प्रैक्टिकली मार्केट में रन हो रही है। ठीक है जी। अब इसमें कौन सी कंपनी है बेटा? इसमें तीन कंपनी है बेटा, एक ये और एक ये। कहने का मतलब तीन कंपनी है। पहले का नाम है प्राइवेट कंपनी, फिर है पब्लिक कंपनी, तीसरी है 1% कंपनी। बोले सर प्राइवेट कंपनी से मतलब, पहली बात तो समझ लो पब्लिक कंपनी से मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। कई बच्चे बीएसटी तुम पढ़ के आए हो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो। पब्लिक कंपनी का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। अब शुरू करते हैं वापस। बोले सर प्राइवेट कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो ऑब्वियस सी बात है कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुई है तभी वो कंपनी है। यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? मिनिमम 2 मेंबर, एंड मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 200। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं बच्चों? 200। ये पब्लिक को अपना शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा सकते। मतलब जो प्राइवेट कंपनी है ये पब्लिक को, इन जनरल पब्लिक को, आम जनता को ऑफर नहीं कर सकती कि आओ हमारे शेयर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है जी। एक बात, इनके जो शेयर्स हैं उन पे रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। मेरे से शेयर दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होने में कुछ इश्यूज आएंगे अगर प्राइवेट कंपनी का शेयर है तो। क्लियर है? वहां पर कुछ हमारे को लो है, कुछ कंडीशन है, उनको फुलफिल करना पड़ता है। क्लियर? सिंपल सी बात ये है। इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है कि हाँ भाई ठीक है मेरा शेयर किसी ने खरीद लिया मैंने उसको दे दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है। देन इसके बाद यहां पर कम से कम बच्चों कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 2। ये वो कंपनी होगी जहां पे मिनिमम डायरेक्ट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? 2 डायरेक्टर होंगे। और ये अपने नाम के आखिरी में वर्ड लगाएगी प्राइवेट लिमिटेड। क्या वर्ड लगाएगी? प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। बोले सर फिर पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती। गजब बात बोली सर आपने। हाँ बेटा गजब बात ही है। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर कितने होंगे? 7। तो 7 मेंबर होने चाहिए पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। बोले दूसरी बात सर मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? कोई भी लिमिट नहीं है ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 हो, 200 हजार हो, 200 लाख हो, फर्क नहीं पड़ता। तो मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है, पर मिनिमम 7 लोग होने चाहिए पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। पब्लिक कंपनी जो है वो आम जनता को शेयर के लिए, सब्सक्राइब के लिए ऑफर दे सकती है कि आओ भैया हमारे शेयर खरीदो। हम बेसिकली, आप सुनते होगे, आप कॉमर्स के बच्चे हो, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, सुनते हो ना इस कंपनी का आईपीओ आया, क्या होता है वो? बेसिकली कंपनी के शेयर्स पब्लिक में सब्सक्राइब हो रहे होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर कंपनी जो है पब्लिक को, आम जनता को शेयर सब्सक्राइब करवा सकती है। और ये शेयर बड़ी इजीली ट्रांसफरेबल है। तो सिंपल सी बात है यार, एक डीमैट अकाउंट खुल जाता है आपका,
आपके पास एक कोई मीडिएटर ऐप होती है, उससे आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहो खरीद लो, जिस टाइम बेचना चाहो बेच दो। तो यहाँ पर वो ट्रांसफरेबिलिटी का इशू नहीं है, ठीक है। जो आजकल जो मार्केट में लोग शेयर खरीदते बेचते वो यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। तो पब्लिक कंपनी के शेयर होते हैं बेटा वो, ठीक है। मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए, यहाँ पर मिनिमम बेटा 3 डायरेक्टर होने चाहिए। कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 3 डायरेक्टर होने चाहिए। और अपने नाम के आखिरी में पब्लिक कंपनी क्या वर्ड लगाएगी, लिमिटेड वर्ड लगाएगी, लिमिटेड, ठीक है जी। आप जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना बच्चों, आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो, ये या जो भी आपकी कंपनी अकाउंट्स है, वो बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी की आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, ठीक है। प्राइवेट कंपनी तो शेयर इशू ही नहीं कर सकती, तो इशू ऑफ शेयर क्यों पढ़ना है जब शेयर इशू ही नहीं कर सकते। तो क्लियर है, तो समझ गए होगे आप बात। 1% कंपनी में नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसी कंपनी जहाँ पे एक ही पर्सन मेंबर है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी शेयर इशू नहीं होना। तो आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो किसकी कर रहे हो, किसकी समझ रहे हो, पब्लिक कंपनी की। और उस केस के अंदर भी आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो किस पार्ट पे कर रहे हो, आईपीओ के पार्ट पे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर इशू करती है मार्केट में, जब अब कंपनी अपना फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है मार्केट में, उस टाइम की अकाउंटिंग आप इस चैप्टर में सीखने जा रहे हो, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट टाइम जो इनिशियल इशू होता है ना बेटा, उसकी अकाउंटिंग आप समझ रहे हो, ठीक है। ओके सर। फिर कंपनी एक्ट 2013, देखो 2013 का मतलब होता है कंपनी एक्ट, हमने कहा कंपनी एक्ट 2013, इसका मतलब ये है कि ये कानून 2013 में बना है, ठीक है जी। ठीक है, तो क्या सर इससे पहले कंपनी नहीं होती थी, बेटा इससे पहले भी कंपनी होती थी। इससे पहले जो एक्ट होता था वो होता था 1956, क्या होता था, कंपनी एक्ट 1956। फिर इसके बाद 2013 तक, मतलब काफी सालों के बाद, अराउंड 60 सालों के बाद, क्योंकि बेटा इतने टाइम में बहुत सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है, ठीक है, देश में दुनिया में, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइज, कई सारी चीजें हो गई, तो बहुत सारी चीजें बदल गई, तो कानून में भी बदलाव की जरूरत होती है। तो उस पूरे एक्ट को हटाया गया और एक नया कानून लाया गया जिसको हम बोलते हैं कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई की बात। तो कंपनी एक्ट 2013 में ही एक नया कंसेप्ट आया था, 1% कंपनी। इससे पहले 1% कंपनी का कंसेप्ट नहीं होता था। इससे पहले कंपनी क्या होती थी, प्राइवेट और पब्लिक। अब एक नई कंपनी बन गई 1% कंपनी। अब नाम से ही पता लग रहा है ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे 1% कंपनी बना सकता है, मतलब एक ही मेंबर चाहिए। एन ओपीसी मींस ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब कंपनी होगी कैसी, होगी ये प्राइवेट कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, मतलब अपने वर्ड नाम के आगे ये प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ही लगाएगी, विथ ओनली 1% एज इट्स मेंबर। तो इसमें कोई शेयर होल्डर ये नहीं कि बहुत सारे होंगे, इसमें सिर्फ एक ही आदमी होगा। जैसे प्रोप्राइटरशिप कंसर्न होती है वैसी 1% कंपनी है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है वो इंडिपेंडेंट वैसे रहती है कि वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो कंपनी के तरह से नहीं हुई है। कंपनी एक्ट के जो भी कानून है उस पर लागू नहीं होते। वो दुकान है, वो तो कोई भी खोल लेगा, रजिस्टर कराओ चाहे मत कराओ, लेकिन 1% कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को कंपनी एक्ट 2013 में। फिर ये अपना सर्टिफिकेट लेगी कि ये 1% कंपनी है, फिर ऑपरेट करेगी, ठीक है। अब सर इसका मेंबर कौन हो सकता है, तो 1% कंपनी का मेंबर होना चाहिए नेचुरल पर्सन। क्या होना चाहिए, नेचुरल, जो कुदरती नेचर के तरीके से दुनिया में आया है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मतलब दूसरे देश का सिटीजन नहीं होना चाहिए। साथ में रेजिडेंट इन इंडिया भी होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया भी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए टू बी ए 1% कंपनी का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। इसकी पेड अप कैपिटल कितनी ज्यादा नहीं होगी बच्चा, 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी। इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है 3 सालों का, एवरेज एनुअल टर्नओवर कितने सालों का, 3 सालों का, वो 2 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब अगर कंपनी को 2 साल बने हुए हैं और इसका टर्नओवर हो चुका है 7 करोड़, दैट मीन्स 3 सालों का एवरेज लोगे तो आप ऑटोमेटिकली 2 करोड़ से ज्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पर 1% कंपनी का इसका जो क्या बोलते हैं ये एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाएगा, फिर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगी। क्लियर है, ठीक है जी, ये बात सर बोले समझ में आ गई। इसके अलावा एक और बात यह है कि एक पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी बना सकता है। कहने का मतलब अगर मैं फिर मैं कोई दूसरी 1% कंपनी नहीं बना सकता, एक इंसान एक बार में एक ही ओपीसी क्रिएट कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एट ए टाइम ओनली 1% कैन फॉर्म 1 ओपीसी। एक पर्सन ही एक 1% कंपनी बना सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं बना सकता। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हो गई कंपनी के रिगार्डिंग में। कंपनी होती क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनी आपने यहाँ पर समझ लिया बच्चों, ठीक है। ये अंदर की जितने भी पॉइंट्स हैं सारे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
अब आ गया सर शेयर। अब शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है हिस्सा बेटा। शेयर का हिंदी मतलब क्या होता है? बोले सर हिस्सा, हिस्सेदारी की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब जो कंपनी की टोटल कैपिटल है, जो कंपनी की टोटल कैपिटल है, मान लो कंपनी की टोटल कैपिटल है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। इंडिविजुअल टुकड़ा क्या कहलाता है? इंडिविजुअल टुकड़ा क्या कहलाता है? ये इंडिविजुअल टुकड़ा कहलाया हमारा शेयर। ठीक है, तो टोटल कैपिटल को स्मॉल डिनोमिनेशंस में हमने बांट दिया, जिनको कि हमने शेयर बोला। ठीक है जी। दूसरी बात यह है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शेयर जो कंपनी का है वो गुड्स ट्रीट किया जाता है। क्या माना जाता है उसको? वो एज ए गुड ट्रीट किया जाता है अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत जो शेयर है वो क्या है? वो गुड्स ही ट्रीट किया जाता है। दैट मीन्स इसको खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, गिरवी रखा जा सकता है, और इवन इसको अंडर विल किसी वसीयत के तौर पे किसी के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब कंपनी जो शेयर इशू करेगी वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर, एक होता है हमारा इक्विटी शेयर। ठीक है बेटा, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शेयर वो होता है जिसके पास दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। जिन शेयर होल्डर के पास ये प्रेफरेंस शेयर है उसके क्या है? दो प्रेफरेंशियल, मतलब कि प्रायोरिटी दी जाएगी उनको दो पॉइंट पे। वो राइट होते हैं। पहला राइट होता है दे विल रिसीव ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। क्या रिसीव करेंगे? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सिंपल सी बात समझिएगा। इस पॉइंट से मतलब क्या है कि मेरे पास इक्विटी शेयर है और राम है उसके पास प्रेफरेंस शेयर है। कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, प्रॉफिट बांटना चाहती है, तो कंपनी मुझे प्रॉफिट देने से पहले राम को प्रॉफिट देना पड़ेगा। मुझे प्रॉफिट देने से पहले राम को प्रॉफिट देना पड़ेगा, मतलब मुझे डिविडेंड देने से पहले राम को डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास प्रेफरेंस शेयर है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, और उसका जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो भी फिक्स होगा। तो कहने का मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके साथ उनकी रेट ऑफ डिविडेंड पहले से इश्यू के टाइम ही फिक्स हो जाती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट होती है। क्लियर है? पर यहां से एक बात ये भी समझिएगा, ये जरूरी नहीं है कि हर साल डिविडेंड दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि उस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन हाँ, डिविडेंड अगर देंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे। तो डिविडेंड देना कंपल्शन नहीं है हर साल, लेकिन ये कंपल्शन है कि अगर डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा उसकी फिक्स रेट से। ठीक है जी सर। दूसरा दूसरा भैया, कंपनी हो गई बंद, नुकसान हो गया, कंपनी बंद हो गई साहब। तो अब जब कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद जो बचा खुचा पैसा किसको देगी? ओनर को देगी, उनका कैपिटल का रिपेमेंट करेगी। तो जो कैपिटल का रिपेमेंट होगा वो पहले किसका होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर राम का होगा, जोगेंद्र सिंह का नहीं होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इस बात को आप। तो अगर कंपनी बंद होती है तो इनके पास राइट है कि इनका पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे किया जाएगा। दूसरी बात, इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, ये वोट नहीं कर सकते। तीसरी बात, ये लोग जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकली ये ओनर तो है पर एक्चुअल ओनर ये नहीं है। एक्चुअल ओनर होते हैं हमारे बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर, सारा रिस्क यही लेके बैठे हैं। इनके पास कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, इनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। कंपनी अगर नुकसान में चली गई और सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी, प्रेफरेंशियल होल्डर को पैसा चुका दिया, अगर उसके बाद कुछ नहीं बचा तो इनको मिलेगा ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा इनको। ठीक है, तो ये है बेचारे असली मालिक जो सारी परेशानियां झेल रहे हैं। तो इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स which are paid dividend only when profit are left after the preference shareholders have been paid fixed rate of dividend। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के बाद अगर पैसा बचा तो इनको मिलेगा। ठीक है सर। इनके पास लेकिन क्या होता है? वोटिंग राइट। क्या होता है बेटा? वोटिंग राइट। वोटिंग राइट की वजह से ये लोग क्या है? कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है, तो दे हैव द फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, यहां पर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मतलब समझिएगा क्या है? कहने का मतलब मैंने साहब महिंद्रा का एक शेयर ले लिया, महिंद्रा का मैंने एक बेटा शेयर खरीद लिया। मान लो सपोज करो, मुझे नहीं पता प्राइस क्या है शेयर की आज, सपोज करो 3500 रुपए का शेयर है, तो 3500 रुपए मैंने दिए, महिंद्रा का एक शेयर ले लिया। अब मैं महिंद्रा का ओनर हूं। मैंने क्या कहा था? शेयर होल्डर कौन होते हैं?
ओनर ऑफ द कंपनी, तो महिंद्रा कंपनी का ओनर बन गया मैं 3500 रुपए देके, 3500 रुपए देके महिंद्रा कंपनी का मैं मालिक बन गया। पर महिंद्रा की टोटल मान लो वैल्यू है 3.5 लाख करोड़, तो जो मैं तो जीरो भी नहीं गिन पाऊंगा भाई, छोड़ो इस बात को, इसको लिखने को रहने दो, मैंने मुंह से बोला उतना ही बहुत है, ठीक है। तो सपोज करो महिंद्रा की वैल्यूएशन क्या है, बोले सर 3.5 लाख करोड़, मेरा शेयर कितने का है, 3500 रुपए का, तो 3.5 लाख करोड़ के अंदर मैं सिर्फ 3500 रुपए का मालिक हूं। बात समझना आप, क्लियर है। तो मालिक तो हूं मैं, इसका मतलब ये नहीं है कल मैं महिंद्रा के फैक्ट्री में जाऊं और मैं वहां जाके पहले तो गार्ड को बोलूं भैया सैल्यूट मार, मेरे को मालिक आया तेरा, गुड मॉर्निंग कर, चल एक काम कर मेरे को एक काली थार या काली स्कॉर्पियो या काली फिर कोई बढ़िया मोटी गाड़ी निकाल के लाके दे, मैं घूम के आऊंगा। 3500 रुपए देके मालिक बनने का मतलब थोड़ी मैं जाके मतलब वहां पे कुछ भी करूंगा, जूते मारेगा मेरे वो। बात समझ रहे हो। तो मालिक तो आप हो, तो आप अगर मालिक हो तो भैया कंपनी के फायदे नुकसान में आपका एक शेयर है, आपका एक हिस्सा है, जितना प्रपोर्शन आपका है वो प्रपोर्शन का आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट में ऐसा मतलब नहीं है मैं जाके वहां पर किसी को भी एम्प्लॉय को बोल दूंगा खड़ा हो, चल मेरे को नमस्ते कर, चल तेरे को नौकरी से निकालता हूं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब समझिए कैसे पार्टिसिपेट करेंगे शेयर होल्डर, कि भैया जो कुछ मैटर्स होते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ कंपनी को चलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो मैनेजमेंट कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन लोग होंगे, उनको क्या पोजीशन होगी, इसकी क्या होती है बेटा, वोटिंग होती है, इसकी क्या होती है, वोटिंग होती है। तो जिस आदमी के पास जितना प्रपोर्शन का वोट है वो अपना वोट देता है, उस वोट के बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड हो जाते हैं, क्लियर है, वो कंपनी को रन करते हैं। तो आपने क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन होगा, इसका अपना वोट रखा है बस। रेट ऑफ डिविडेंड, जब मान लो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो अगेन मीटिंग, जनरल मीटिंग होगी, क्या होगी बच्चों, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, सॉरी, और उस एजीएम में डिसाइड होगा कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, प्रपोज करेंगे जो डायरेक्टर्स होंगे वो, कि डिविडेंड देना है नहीं देना है, किस रेट से देना है वो प्रपोज करेंगे। तब इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना वोट देंगे, हाँ भैया डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। कंपनी का ऑडिटर कौन होगा, इस पे वोटिंग होगी कि भैया इस कंपनी को काम दे दो। इस तरह के कुछ वोटिंग्स के राइट होते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करना है। दे पार्टिसिपेट थ्रू वोट्स, जैसे कि हम आम जनता देश की सरकार बनाती है तो हम भी देश चलाते हैं। हमारी जो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल एंड गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। तो अगर मैंने किसी को वोट दिया है तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है वो। इस सेम सेंस में यहां पर वोटिंग पावर्स होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है सर। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हो गई है सर। आगे बढ़ते हैं। अब शेयर कैपिटल के टाइप्स क्या है, शेयर कैपिटल का मतलब सिंपल सी बात है, जो कंपनी पैसा रेज करती है शेयर इशू करके, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो कंपनी ने मार्केट में पब्लिक में शेयर इशू किया, जो पैसा है उसको बोला शेयर कैपिटल, ठीक है सर। अब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल समझ लो। सबसे पहला है ऑथराइज्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कैन बी रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू इशू ऑफ शेयर। तो ये मैक्सिमम कैपिटल है आपकी, जो कंपनी जिसके लिए ऑथराइज्ड है, कंपनी जिसके लिए क्या है, ऑथराइज है इशू करने के लिए, कि मैक्सिमम इतना कैपिटल शेयर से इशू सब्सक्राइब करवा के किया जा सकता है रेज, ठीक है जी। अब इशूड कैपिटल क्या होगी सर, मान लो 100 करोड़ की कंपनी शेयर इशू कर सकती है, 100 करोड़ की कंपनी शेयर इशू कर सकती है, कर सकती है। तो सकती है क्या हो गया, ऑथराइज्ड हो गया। इसमें से 80 करोड़ की कंपनी शेयर इशू कर रही है, 80 करोड़ के शेयर इशू कर रही है, ये क्या हो गया, इशूड हो गया। लेकिन जनता ने सिर्फ 75 करोड़ के शेयर के अंदर ही इंटरेस्ट शो किया, ये क्या हो गया बेटा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया। तो कंपनी कितना इशू कर सकती थी, ऑथराइज्ड, कितना इशू कर रही है, इशूड, और पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है सर। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी दो प्रकार की होगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इसका मतलब क्या है कि भैया कंपनी शेयर 10 रुपए का था, शेयर 10 रुपए का था और लोगों ने 10 रुपए पे कर दिए, तो कंपनी ने 10 रुपए मांगे, लोगों ने 10 रुपए पे कर दिए, ये क्या हो गया, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब बोले सर नॉट फुली पेड अप का मतलब क्या है, इसमें दो बातें समझना। या तो शेयर 10 रुपए का था, कंपनी ने अभी तक 8 रुपए मांगे, कंपनी ने कितने मांगे हैं, 8 रुपए ही मांगे हैं, तो ये क्या हो गया, नॉट फुली पेड अप। या फिर कंपनी ने 10 रुपए मांग लिए लेकिन कुछ लोगों ने 2 रुपए पे नहीं किए, तो जितना शेयर्स पे पैसा नहीं आया पूरा, वो क्या हो जाएगा,
नॉट फुली पेड अप। तो या तो कंपनी ने पूरा पैसा मांगा नहीं, या फिर पूरा पैसा मांगा लेकिन कुछ लोगों ने पूरा पैसा दिया नहीं। तो जो पैसा दिया नहीं वो तो क्या है, नॉट फुली पेड अप। जो पैसा पूरा मिल चुका वो क्या है बेटा, फुल्ली पेड अप। सिंपल सी बात है। चलिए, तो ये दोनों पॉइंट आपके यहां पर क्लियर हो गए होंगे। अब आगे आ गया कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल मतलब जो कंपनी ने पैसा मांगा। तो सर आप बोलोगे सर ये मांगा ये क्या है, मतलब ये है यार कि अगर जनरली होगा क्या कि 100 रुपए का अगर शेयर है तो कंपनी ये पैसा कुछ इंस्टॉलमेंट्स में मांगेगी। कंपनी पैसा शेयर होल्डर से कुछ इंस्टॉलमेंट मिलेगी। हो सकता है पूरा पैसा एक साथ ना ले, इसको 4 किस्तों में ले, इसको 4 किस्तों में ले। तो हर बार कंपनी किस्त मांगेगी, उसके ड्यू टाइम पे, ड्यू डेट पे पैसा रिसीव करेगी, फिर ड्यू डेट पे किस्त मांगेगी, पैसा रिसीव करेगी। तो कोल्ड अप का मतलब है कंपनी ने कितनी किस्त मांग ली लोगों से, ठीक है। पेड अप का मतलब है कितनी किस्त पे पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया। कंपनी ने किस्त के पैसा मांगा, एक तो पैसा मांगा और पैसा रिसीव किया। यहां पर क्या है बेटा, पैसा मांगा है, यहां पर पैसा मांगा है, कंपनी ने पैसा मांगा। यहां पर पैसा बेटा रिसीव करा है, यहां पर पैसा बेटा रिसीव करा है, ठीक है। तो कोल्ड अप तो पैसा मांगना है और पेड अप रिसीव्ड करना है, पैसा रिसीव करना है। फिर एक और छोटा सा आता है रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व इज डिफरेंट थिंग एंड रिजर्व कैपिटल इज डिफरेंट थिंग। कैपिटल रिजर्व क्या होता है वर्सेस कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व होता है बेटा रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। समझ में आ गया बेटे? बोले हाँ सर समझ में आ गया, वेरी गुड। तो कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं, वो रिजर्व्स होते हैं जो कंपनी ने कैपिटल प्रॉफिट से बनाए। कैपिटल प्रॉफिट मींस जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता, जैसे कि रिवैल्यूएशन पे, जैसे कि कोई एसेट को बेच दिया उस पे प्रॉफिट हो गया, ये सब क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है बेटा, ठीक है। बोले सर फिर रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जो क्या है बेटा, एक ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी। क्या कोई अनलिमिटेड कंपनी अगर है, देखो प्रैक्टिकल चीज हमने क्या पढ़ा था, अनलिमिटेड कंपनी कोई है ही नहीं प्रैक्टिकली मार्केट में। अब अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी हो और उसकी शेयर कैपिटल है तो वो क्या करेगी, अपने आप को लिमिटेड में कन्वर्ट करते टाइम, अपने आप को लिमिटेड कैपिटल लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करते टाइम रिजर्व कैपिटल रख सकती है। रिजर्व कैपिटल रख सकती है, इसका मतलब क्या है सर, वो क्या करेगी, अपने शेयर की नॉमिनल वैल्यू को इंक्रीज कर देगी, नॉमिनल वैल्यू को इंक्रीज कर देगी। मान लो इसका शेयर 100 रुपए का था, इसकी शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू बेटा, नॉमिनल वैल्यू शेयर की वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे शेयर कंपनी में रजिस्टर हुआ है। इश्यू वैल्यू अलग होती है, नॉमिनल वैल्यू या फिर इसको फेस वैल्यू बोलते हैं वो अलग होती है, ठीक है बच्चों। तो इश्यू प्राइस अलग है, नॉमिनल प्राइस अलग होती है। तो बेसिकली अगर नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है और ये अनलिमिटेड कंपनी थी, ये अपने आप को लिमिटेड में कन्वर्ट कर रही है, तो इसने क्या किया, सपोज करो अपनी नॉमिनल कैपिटल को इंक्रीज कर दिया 120 रुपए, क्या कर दिया 120। ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपया है, ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपया है, ये कंपनी कब मांगेगी, जब कंपनी कभी बंद होएगी। तो कहने का मतलब ये रिजर्व कैपिटल कब काम आएगी, अगर ये कंपनी फ्यूचर में लॉसेस के कारण बंद हो जाती है, तो उस बंद होने की इवेंट में ये शेयर होल्डर से जो रिजर्व कैपिटल थी 20 रुपए की वो कॉल कर सकती है। तो ये होता है बेटा हमारा रिजर्व कैपिटल का कंसेप्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो बेटा 4 मार्क में क्वेश्चन आएगा, वहां पे बोलेंगे कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे इसको बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट करो, बैलेंस शीट में इसको शो करना आपको, ठीक है। तो ये उसका एक फॉर्मेट है कि बैलेंस शीट कैसी दिखानी है आपको। तो ये क्या है बेटा, पहली बात तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, क्या है बेटा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक टुकड़ा है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है कि आपको शेयर कैपिटल ये भी नहीं दिखाना, बल्कि नीचे वाला ये भी इवन नहीं दिखाना है आपको। आपको सिर्फ क्वेश्चन में इस पे ही फोकस किया जाएगा कि आपको क्या प्रेजेंट करना है, शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो आप एक टुकड़ा शो कर रहे हो। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है सर, अभी तक आपने जो बैलेंस शीट देखी वो टी शेप थी। बोले सर उसमें एक साइड तो एसेट थी, एक साइड लायबिलिटी थी, ये आपकी बैलेंस शीट होती थी। पर बेटे ये बैलेंस शीट सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म ही बनाती थी। कंपनी के केस में ये बैलेंस शीट अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, कंपनी को ये अलाउड नहीं है। कंपनी जो बैलेंस शीट बनाती है वो बेटा वो कैसे बनाती है,
वो हॉरिजॉन्टल नहीं बनाती है, वो वर्टिकल बनाती है। कैसी बनाती है बेटा? वर्टिकल बनाती है। कहने का मतलब ऊपर आएंगी इक्विटी एंड लायबिलिटी, नीचे आएंगी आपकी एसेट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी का मैं इसको थोड़ा फेयर आउट कर देता हूं ना आपके लिए। तो ये कैसी बनाती है बैलेंस शीट? कंपनी जो बैलेंस शीट फॉर्म करेगी वो कैसी करेगी बच्चों? मैं रफ रफ बना रहा हूं आपको ना, एक तरीके से रफ फॉर्मेट में। तो बैलेंस शीट ऐसी रहेगी। ये 2 सालों के अमाउंट के कॉलम होंगे, करंट ईयर मान लो, प्रीवियस ईयर मान लो, ठीक है बेटा। यहां पे आ जाएगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर आपका शेयर कैपिटल, आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिर बेटा इसका टोटल आ गया। फिर आप यहां पर लिखोगे एसेट्स के बारे में। क्या लिखोगे? एसेट्स के बारे में। अब यहां पर आपकी नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इसके अंदर आपके इन्वेस्टमेंट्स भी आ गए, और ये बराबर। तो ये वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बन रही है। ये टोटल इस टोटल के बराबर होना चाहिए। जबकि आप पहले बैलेंस शीट कैसे बनाते थे? आप बनाते थे हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट राइट को देखने वाली। क्लियर है? एक बात सर क्लियर हो गई। अब समझो जो आपकी वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगी उसका एक हिस्सा है, क्या है सर? इसमें कुछ कॉलम है। एक तो आएगा अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का अमाउंट, ये रुपीस में है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, 2 सालों के अमाउंट हमें लिखने होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करने होते हैं। बेसिकली कंपैरिजन के काम आता है। हमने यहां पर लिख दिया शेयर कैपिटल। क्या लिख दिया? शेयर कैपिटल। अब हमने यहां नहीं लिखा प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, फुली पेड अप है, पार्टली पेड अप है, कुछ भी नहीं लिखा। तो यहां पर नोट नंबर के कॉलम में हमने एक नोट लिख दिया। क्या लिख दिया? नोट नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? दूसरा पार्ट करेंगे। हमने बैलेंस शीट का हिस्सा दिखा दिया, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट फॉलोइंग डेट, जो भी डेट गिवन होगी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमारी मेन हेडिंग होगी, शेयर होल्डर फंड हमारी सब हेडिंग होगी। उसके अंदर ए पॉइंट हमारा शेयर कैपिटल का होगा, जो कि हम नोट नंबर 1 में इसको और एलेबरेट कर रहे हैं। तो नोट नंबर 1 में कैसा आएगा बेटा? वो इस तरह से दिखेगा कि शेयर कैपिटल को आप यहां पर एलेबरेट कर रहे हो, दिखा रहे हो कि शेयर कैपिटल का जो अमाउंट आ रहा है, तो शेयर कैपिटल का फाइनल अमाउंट आ रहा है जो बैलेंस शीट में शो हो रहा है, उसमें क्या क्या है, उसमें क्या इंक्लूजन और क्या एक्सक्लूजन है। ठीक है सर। यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, और ये कॉलम आपका यहाँ ये बंद हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया। फिर आपको बताना है इशूड कैपिटल कितनी है, ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है सर, इसको भी हमने कर दिया। फिर आप बताओगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है। क्या बताओगे? सब्सक्राइब्ड कितनी है। अब सब्सक्राइब्ड में जो है क्या बोलते हैं, कैपिटल में फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप का अमाउंट आ जाएगा, कॉल सिनेरियन माइनस हो जाएगा, और टोटल अमाउंट यहाँ पर इवन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट भी यहाँ पर आ जाएगा ऐड होकर। पूरा अमाउंट यहाँ पर हमारे इस तरह से हम प्रेजेंट कर देंगे। तो एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट के पार्ट पे इसको देख लेना, अच्छे से 2 बार लिख लेना। इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन घर पे ट्राई भी कर लेना आपकी बुक से। सिंपल है, कैलकुलेशन ज्यादा कुछ नहीं है, बस प्रेजेंटेशन है, किस तरह से आप इसको प्रेजेंट करोगे। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब के अंदर नोट फुली पेड अप भी आप अलग से शो करोगे। ठीक है सर, इस तरह से आप इसको प्रेजेंट करोगे। तो प्रेजेंटेशन का पार्ट है, आप देखना, एक आधा क्वेश्चन हम भी करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, अब इसके बाद टर्म आ जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो बेसिकली कंपनी जो है बेटा शेयर इशू करती है आइदर फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। या तो पैसा आएगा, या पैसा शेयर को पैसे के बदले इशू किया, या बिना किसी और चीज कारण से इशू किया। हम पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो अब कंपनी जो कैश पैसा ले रही है, कैश में शेयर इशू कर रही है, ये या तो पब्लिक को करेगी, या तो किसको इशू करेगी? पब्लिक को, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। बोले सर इसका मतलब क्या है? बेटा सिंपल सा मतलब ये है कि कंपनी शेयर इशू कर रही है, और उसके जो डायरेक्टर्स हैं, या उसके जो प्रमोटर्स, सॉरी डायरेक्टर के, उसके जो प्रमोटर्स हैं, वो लोग जो लोग कंपनी की स्थापना कर रहे हैं, दे आर वेरी मच श्योर कि ठीक है भाई, हम लोग पैसा उगा लेंगे, पैसा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो जो इसके डायरेक्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो कॉन्फिडेंट है कि पैसा, उनको पब्लिक में शेयर इश्यू करने की जरूरत नहीं है आम जनता को, वो वैसे ही पैसा जो है कैपिटल का अरेंजमेंट कर देंगे अपने
रिलेटिव से, फ्रेंड से, या अपने कॉन्टेक्ट से, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इनकी हेल्प से वो पैसा रेज कर लेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। ऐसे केस में कंपनी पब्लिक को ऑफर नहीं करती शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए। क्लियर है? तो इट मींस इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू ए selected group of person by the company. Sometimes the promoters are confident of raising capital through their sources and links. In such a case, company does not invite the public to subscribe its shares. ठीक है? Rather it made private placement of shares to promoters, their relative, friend, shareholder group of companies. Sorry. Mutual fund, financial institution like LIC, Unit Trust of India, etc. सॉरी भाई, ठीक है सर। देन आता है स्वेट इक्विटी शेयर। अब बोले सर स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? स्वेट का मतलब होता है मेरे बच्चों पसीना, पसीने की कमाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये शेयर वो शेयर है जो कंपनी इशू कर रही है अपने एम्प्लॉइज को और डायरेक्टर को। किसको इशू कर रही है? एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को डिस्काउंट पे। किस पे कर रही है? डिस्काउंट पे, मतलब उसकी कम वैल्यू पे इशू कर रही है, ठीक है बेटा। for providing know-how or making available intellectual rights or for consideration other than cash, for cash or for consideration other than cash। कहने का मतलब एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को शेयर इशू किए जा रहे हैं, डिस्काउंटेड रेट पे किए जा रहे हैं। तो डिस्काउंटेड रेट भी क्या है कि भाई कहने का मतलब 100 रुपए का शेयर तुम्हें 50 में दे रहे हैं, तो या तो पैसा ले लेंगे, या फिर पैसे की बजाय अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, उनसे पैसा ना लेकर उनसे और कोई नो हाउ या कोई इंटेलेक्चुअल राइट्स हम ले रहे हैं, जिसकी एवज में उनको हम शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। जो ऐसे शेयर होते हैं इनको हम 3 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, 3 साल तक इनको बेच नहीं सकते किसी को। मतलब जिस भी एम्प्लॉय ने कोई शेयर मिला है, वो एम्प्लॉय इन शेयर को 3 साल तक मार्केट में बेच नहीं सकता। इसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। इसको क्या बोलते हैं? लॉक इन पीरियड। ये रेड बॉक्स में हमने लिखा है, कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स एट ए प्राइस लोअर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इसका मतलब क्या है, अभी समझाऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे और क्यों ध्यान रखना आपको। तो इसको एक बार छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बोले सर ये क्या है? बेटा ये भी कुछ ऐसी मजेदार चीज है कि यहाँ पर जो है एक राइट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा? एक राइट दिया जाता है, किसको? वही आपके होल टाइम डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज को, कि वो शेयर परचेज कर सकते हैं फ्यूचर डेट में, ठीक है, फ्यूचर डेट में एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, जो जनरली मार्केट वैल्यू प्राइस से कम होती है, तो जनरली मार्केट प्राइस से कम होती है, ठीक है। अब ये क्या है बेटा? राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। क्या है? राइट। उनके पास चॉइस है। तो एम्प्लॉय जो है वो में या तो एक्सरसाइज करे या इस ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करे। ये एक वॉलंटरी स्कीम है कंपनी के पार्ट पे, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। जैसे कि XYZ कंपनी है मेरी, हमने कहा कि भैया 100 रुपए का हमारा शेयर है मार्केट में आज, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद हम ये शेयर जो है आपको 6 महीने या कह लें कि 6 महीने तक अगर आप इस शेयर को ले रहे हैं तो हम अपने एम्प्लॉयज को ये शेयर 75 रुपए में दे देंगे, ठीक है। और एक एम्प्लॉय को हम 1000 शेयर दे देंगे। अब कोई एम्प्लॉय लेना चाहता है तो ले लेगा, नहीं लेना चाहता है तो नहीं लेगा, उसकी मर्जी है। और उसके पास एक राइट है कि 6 महीने बाद इस डेट पे प्री डिटरमाइंड प्राइस पे 6 महीने बाद आपको शेयर मिल जाएगा इस प्राइस पे। अगर आप लेना चाहो तो आवेदन कर देना, अप्लाई कर देना, आपका हम नाम लिख के रख लेंगे और उस टाइम पे आपको शेयर हम दे देंगे। मार्केट प्राइस जब ज्यादा होगी, मार्केट प्राइस से 20% कम में दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह का चीज हो गया। तो आप बोलोगे सर क्या दोनों सेम है? तो सेम नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, बोले सर फेस वैल्यू और ये नॉमिनल वैल्यू का क्या चक्कर है? बेटे ये वो वैल्यू है, ये वो वैल्यू है, ये वो प्राइस है, प्राइस एट विच शेयर्स आर रजिस्टर्ड, शेयर्स आर रजिस्टर्ड विथ सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। आपने बेसिकली अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया होगा, कंपनी शेयर्स के लिए वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा, ऑथराइजेशन लिया होगा। वहां पर जो आपने शेयर की उसकी फेस की एक वैल्यू रखी है, ठीक है, उसकी एक प्राइसिंग पे उसको आपने रजिस्टर किया है, वो होती है हमारी फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। प्रैक्टिकली जो शेयर कंपनी इशू करती है वो फेस वैल्यू से ज्यादा पे करती है। तो जो फेस वैल्यू होती है बहुत कम वैल्यू होती है, ठीक है। कंपनी बड़ा मजा लेती है शेयर इशू करने का, आप समझना।
जब कंपनी शेयर इशू कर रही है ना, तो कंपनी शेयर इशू में ही पैसा कमा जाती है बहुत सारा, ठीक है जी। तो शेयर इशू क्या है, ये फेस वैल्यू क्या है, उसकी नॉमिनल वैल्यू, उसकी वो वैल्यू जिसपे शेयर रजिस्टर हुआ है। बोले सर और दूसरी बात ये है भैया, दूसरी चीज होती है हमारी इशू प्राइस। क्या होती है बेटा, इशू प्राइस। ये क्या है, ये वो प्राइस है जिस पे, ये वो प्राइस है जिस पे शेयर जो है वो इशू किए कंपनी ने, शेयर्स आर इशूड। ये वो प्राइस है जिस पे कंपनी शेयर क्या कर रही है, इशू कर रही है। तो ध्यान देना, सपोज करो फेस वैल्यू जो है शेयर की वो 100 रुपए है। फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपए, और इसको कंपनी इशू कर रही है 500 रुपए पे। इसको इशू किस पे कर रही है, 500 रुपए पे। तो जो ईएसओपी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है वो क्या है, वो कंपनी अपनी जो मार्केट वैल्यू शेयर की होगी उस टाइम, जो भी या जो भी इशू प्राइस होगी, उसमें डिस्काउंट दे रही है कि भैया ये शेयर हम आपको 300 रुपए में दे देंगे, ये आपके पास राइट है। क्लियर है। तो जो भी ये प्राइस होगी उससे हम कम में आपको शेयर दे देंगे। ये बात समझ आ गई। क्या ये कंपनी ईएसओपी 80 रुपए में दे सकती है? क्या ये कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत इस शेयर को 80 रुपए में दे सकती है? तो आंसर है नहीं, 80 रुपए में नहीं इशू कर सकती। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात करें, स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात करें तो वो कंपनी इवन फ्री में भी दे सकती है, इवन फ्री में भी दे सकती है। क्लियर है। तो कहने का मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर है जो एक्चुअल में डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, मतलब अपनी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे इशू हो रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, कंपनी जिसको भी कर रही है एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को। जबकि जो आपके एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है वो मार्केट की प्राइस से कम प्राइस पे ऑफर किए जाते हैं, पर वो फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे ऑफर नहीं किए जाते हैं। तो ये दोनों का में फर्क ध्यान रखिएगा कि स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो नॉमिनल वैल्यू से भी कम वैल्यू पे ऑफर किए जाते हैं, जबकि ईएसओपी नॉमिनल वैल्यू से कम वैल्यू पे ऑफर नहीं किए जाते। क्लियर है बेटा? ओके। अब बोले सर इसके आगे बेटा तुम सुनिएगा, अब इशू ऑफ शेयर को समझिएगा। इशू ऑफ शेयर्स, अब कंपनी शेयर इशू करेगी तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस आप समझ गए क्या होता है। तो तीन तरह से इशू के कंसेप्ट समझिएगा। इशू एट पार, इशू एट पार, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि अगर शेयर की फेस वैल्यू बेटा 100 रुपए है, अगर शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है तो उसकी इशू प्राइस भी क्या है? बोले सर ये भी 100 रुपए है। ठीक है जी। एट डिस्काउंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर शेयर की फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू 100 रुपए है तो इशू प्राइस इससे कम है, इशू प्राइस इससे कम है, सपोज करो 80 रुपए है। ठीक है, ये हो गया इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तीसरा होता है एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए हो और उसकी इश्यू प्राइस 100 रुपए से ज्यादा हो, सपोज करो 120 150 रुपए कुछ मान लो आप, ठीक है, 100 रुपए, ये हो गया इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है जी। तो कंपनी पार पे शेयर इशू कर सकती है, कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है, बट कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती, नॉट अलाउड। बोले सर अभी तो आपने कहा था स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। यस, sweat equity shares can be issued at discount. That means sweat equity shares can be issued at a price lower than the face value or nominal value of share, but company cannot issue shares at discount to aam janta, to general public. That means company cannot offer for subscription to the common man, common people. ठीक है, तो not allowed except in case of स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर के अलावा मतलब आम जनता को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, फेस वैल्यू से कम पे इशू नहीं कर सकते। तो आपको यहां पर जनरल जो सीखनी है, जो अकाउंटिंग सीखनी है, वो एट पार एट प्रीमियम ही सीखनी है इशू करने की, क्योंकि आम जनता को डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। ये कंपनीज एक्ट 2013 में कानून आया था, उससे पहले का जो कानून था उसमें इशू कर सकते थे। ठीक है, अब इशू नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ो सर। लो केस लो बेटा। अब एक प्रोसेस समझो आप। सर कंपनी शेयर इशू करती कैसे है? कंपनी सबसे पहले क्या करेगी बेटा, मैं प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ध्यान देना। कंपनी सबसे पहले इनवाइट करेगी, क्या करेगी? इनवाइट पब्लिक
टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। तो कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक को ऑफर दे रही है। तो जैसे अगर आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो स्कूल वाले आपको एक प्रोस्पेक्टस देते हैं। उस प्रोस्पेक्टस में स्कूल के जो भी अच्छे अच्छे एलुमनाइज है, जो भी मतलब वहां के बच्चे जो जिन्होंने कुछ अचीव किया है, उनकी फोटो होगी, स्कूल की फैसिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, स्कूल का ओवरऑल वो किस तरह से डेवलप करता है बच्चे को, वो सारी इंफॉर्मेशन होगी, जिससे कि पेरेंट जो है दे गेट अट्रैक्टेड कि हाँ भाई हमारा बच्चा इसी स्कूल में पढ़े। सेम सेंस में जो कंपनी है वो क्या करेगी बेटा, वो क्या करेगी, इनवाइट कैसे करेगी, इशू करेगी प्रोस्पेक्टस। इसके लिए क्या करेगी, इशू करेगी बेटा प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, उसमें अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है कंपनी के पास, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, इनके बारे में चर्चा होगी, जिससे कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो दे गेट अट्रैक्टेड टू अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। वेरी वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा फेज है, कंपनी ने अपनी इंफॉर्मेशन दी, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। अब साहब जनता के पार्ट पे रोल आता है। अब क्या है, अब जनता का पार्ट है। अब जनता क्या करेगी, जनता करेगी अप्लाई, ठीक है। तो जनता क्या करेगी, अप्लाई करेगी। तो अप्लाई कैसे करेगी सर, तो यहां पर कंपनी जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी, ठीक है, क्लियर है। तो एप्लीकेशन मनी यहां पर कंपनी के पास आएगा। कहने का मतलब कंपनी जो जनरली क्या आप जो अकाउंटिंग पढ़ोगे उसमें क्या देखोगे कि अगर शेयर 100 रुपए का है तो वो 4 किस्तों में इशू हो रहा है, उसका पैसा 4 किस्तों में कंपनी ले रही है। वो 4 किस्तें कैसी भी हो सकती है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल 4 किस्तें हो सकती है, 3 इंस्टॉलमेंट हो सकती है, 5 हो सकती है। माई पॉइंट इज कि कंपनी आपसे पैसा इंस्टॉलमेंट में ले रही है। सबसे पहले जब लोग शेयर खरीदना चाहेंगे कंपनी का तो वो अप्लाई करेंगे कि हाँ भाई हमें शेयर खरीदने, इतने शेयर खरीदने। तो ऐसे एप्लीकेशन फोकट में नहीं लगती। उन शेयर उन लोगों को जो भी ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, दे हैड टू पे सर्टेन सम विद द एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। और ये कितना सम पे करना है ऑब्वियसली बात है कंपनी डिसाइड करेगी, पहले से बता के रखेगी कि अगर एक आप शेयर खरीदना चाहते हो तो इंडिविजुअल एक शेयर के लिए आपको इतना पैसा एज ए एप्लीकेशन मनी जमा कराना है, ठीक है। कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आ गया। अब कंपनी क्या करेगी बेटा, अब शेयर इशू कर देगी। अब क्या करेगी, शेयर इशू कर देगी, ठीक है सर, कर दिया। अब कंपनी क्या करेगी बेटा, अब कंपनी ये तो होगी पहली किस्त, ये क्या होगी बेटा, यहां पर फर्स्ट किस्त हो गई, यहां पे पहली किस्त मांग ली गई। अब कंपनी दूसरी किस्त मांगेगी, सेकंड किस्त, सेकंड किस्त ड्यू करेगी, ड्यू। दूसरी किस्त का नाम होता है बेटा शेयर अलॉटमेंट। कंपनी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेगी। तो कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट ड्यू किया। अब क्या होगा, शेयर होल्डर जो है इसका पैसा अलॉटमेंट मनी पे करेंगे, अलॉटमेंट मनी कंपनी को पे करेंगे। तो कंपनी को यहाँ पे पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, क्लियर है। अब कंपनी क्या करेगी बेटा, अब कंपनी जो है थर्ड किस्त, जो तीसरी किस्त है उसको ड्यू करेगी, उसको क्या करेगी, ड्यू करेगी बेटा। तो कहने का मतलब फर्स्ट कॉल यहां पर क्या होगा, ड्यू होगा। फर्स्ट कॉल क्या होगा बेटा, ड्यू होगा, कंपनी पैसा मांगेगी। इसके बाद कंपनी इस फर्स्ट कॉल पे पैसा, फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी कंपनी रिसीव करेगी, क्लियर है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक किस्त और है, लास्ट किस्त, अगली किस्त आ गई लास्ट किस्त। तो शेयर फाइनल कॉल कंपनी, इसको बोलेंगे फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल कंपनी ड्यू करेगी। क्या करेगी बेटा, ड्यू करेगी। कंपनी शेयर फाइनल कॉल क्या करेगी बेटा, ड्यू करेगी। एंड फाइनली एंड फाइनली एंड फाइनली कंपनी ये आखिरी किस्त का पैसा रिसीव करेगी। एंड फाइनली फाइनली ये क्या बोलेंगे इसको, फाइनल कॉल का मनी, फाइनल कॉल मनी रिसीव होगा। क्लियर है क्या, बोले सर क्लियर है। तो क्या पैटर्न समझ में आया आपको, इस पैटर्न को समझ लो, ठीक है। एंट्री इजी हो जाएंगे आपके लिए। कि सबसे पहला पैटर्न ये है कि सबसे पहले टाइम शेयर होल्डर पैसा देता है एप्लीकेशन के साथ में, फिर कंपनी उसको शेयर दे देती है। ये दो बात तो खत्म हो गई सर, दो एंट्री यहां हो जाएगी। पहले एंट्री में पैसा रिसीव करेंगे, फिर शेयर दे देंगे। इसके बाद कितनी भी किस्तें हो,
कंपनी पहले किस्त मांगेगी, फिर पैसा रिसीव करेगी, किस्त मांगेगी, पैसा रिसीव करेगी। कहने का मतलब ये फर्स्ट कॉल हो, ये 10th कॉल हो जाए, चाहे 10 किस्त हो, 20 किस्त हो, फंडा क्या रहेगा, पहले आप एंट्री करोगे किस्त मांगने की, पैसा रिसीव करने की, किस्त मांगने की, पैसा रिसीव करने की, एक सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक बोले सर एक क्वेश्चन समझा दो। अरे बेटा अभी लोग क्वेश्चन से आपको समझा देते हैं, एक क्वेश्चन से समझा देते हैं आपको। एग्जाम्पल ले लो, ए लिमिटेड जो है इशू कर रही है शेयर्स, कितना बेटा 10,000 शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹100 एट पार। किस पे इशू कर रही है, पार पे। 100 रुपए का शेयर 100 रुपए पे इशू कर रही है। अब इसके लिए साहब 20 रुपया एप्लीकेशन पे कंपनी लेगी, 30 रुपया अलॉटमेंट पे लेगी, 20 रुपया फर्स्ट कॉल पे लेगी, मान लो ऐसा, एंड 30 रुपया फाइनल कॉल पे लेगी। इसको सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलो या सिर्फ फाइनल कॉल बोलो, एक ही बात है। ठीक है जी, 4 किस्तों में कंपनी पैसा लेगी। 10,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू करना चाह रही है। यहां पर बेटा सब मान लो कि 9,000। अब ध्यान रखना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नाम की एक चीज होती है। क्या होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कंपनी जितना शेयर इशू करना चाह रही है उसका एटलीस्ट 90% लोग उसके लिए अप्लाई करें, तभी वो इशू सक्सेसफुल हो पाएगा, वरना इशू कंपनी को कैंसिल करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मान लो 9,000 इक्विटी शेयर कंपनी जो है उसके लिए एप्लीकेशन रिसीव कर रही है। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव्ड, एंड साथ में एक और इंफॉर्मेशन दे दी कि ऑल कॉल बीइंग मेड बाय कंपनी एंड मनी रिसीव्ड। और आपसे सिंपल सा बोला कि जर्नल एंट्री पास कर दो, जर्नलाइज दिस ट्रांजेक्शन। तो सिंपल सा केस है कि भैया 4 किस्तें हैं और इतने शेयर हैं, और वो आपको बताया गया कि भैया सारा पैसा जो है कंपनी जो है रिसीव कर लिया, कॉल भी कर दिया, आपको सिंपल जर्नल एंट्री पास करनी है। तो क्या जर्नल एंट्री होगी वो आपको यहाँ पर देखना है। तो बेटा पहली एंट्री हो जाएगी, आपका एप्लीकेशन मनी आप रिसीव कर रहे हो, तो जब भी पैसा आता है तो बैंक अकाउंट क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर, मैं छोटा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है सर, कितना पैसा आएगा, तो लोगों ने जो है, कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाह रही थी, पर लोगों ने इंटरेस्ट शो किया सिर्फ और सिर्फ 9,000 शेयर में, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय पर एप्लीकेशन क्या है बेटा, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 1,80,000 रुपए कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेगी। फिर क्या होगा साहब, कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया, तो अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, शेयर इशू करना पड़ेगा। कहने का मतलब शेयर कैपिटल में इस पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जो शेयर एप्लीकेशन हमने क्रेडिट किया था, इसको हम डेबिट कर देंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे बेटा किस में, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में पूरा का पूरा 1,80,000 रुपए यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है बेटे, ठीक है सर, थैंक यू, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद मेरे बच्चे हम ये करेंगे, हम क्या करेंगे, कंपनी, अब मैंने बताया था ना कि ये तो 2 एंट्रियां तो होगी कि पहले एप्लीकेशन मनी आएगा फिर शेयर इशू हो जाएगा। अब हर बार कंपनी क्या करेगी, किस्त मांगेगी, पैसा रिसीव करेगी, किस्त मांगेगी, पैसा रिसीव करेगी। तो कंपनी क्या मांगेगी, बोले सर दूसरी किस्त मांगेगी, उसका नाम क्या है बेटा, बोले सर उसका नाम है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। अलॉटमेंट में कंपनी कितना पैसा मांग रही है, बोले सर 30 रुपए मांग रही है, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 2,70,000 रुपीज कंपनी मांग रही है। तो 2,70,000 रुपए है, किस लिए मांग रही है, इसमें किस चीज का शेयर है, मतलब पैसा किस चीज के बदले मांग रही है। तो कंपनी पूरा का पूरा पैसा शेयर कैपिटल के लिए मांग रही है। किसके लिए मांग रही है बेटा, शेयर कैपिटल के अगेंस्ट मांग रही है। तो पूरा पैसा कैपिटल का है। कहने का मतलब यहाँ पे कोई प्रीमियम का अमाउंट नहीं है, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ आपको। तो पूरा पैसा कैपिटल का है। अब कंपनी क्या करेगी सर, बोले सर बेटा कंपनी पैसा रिसीव कर लेगी, और क्या करेगी, कंपनी पैसा रिसीव कर लेगी। और हमने अभी पढ़ा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ये कहती है कि सारा पैसा कंपनी को रिसीव हो गया, तो सारे जो शेयर होल्डर थे बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने किसी ने भी डिफॉल्ट नहीं किया, और पूरा पैसा कंपनी के पास आ गया 2,70,000 रुपए। बोले सर आगे क्या करें, आगे मेरे बेटे क्या करना है, आगे ये लो मैं करवाता हूं आपको आगे, ये लो बेटे। अब क्या करेंगे, अब बेटा अब कंपनी जो है शेयर फर्स्ट कॉल, अगली किस्त मांगेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना मांगेगी बेटा,
9,000 शेयर कंपनी सब्सक्राइब किए थे लोगों ने, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 1,80,000 रुपये कंपनी मांग रही है, और पूरा का पूरा पैसा कैपिटल के लिए मांग रही है, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, तो 1,80,000 रुपये हो गया। अब क्या करेंगे बेटे, अब मेरे बेटे, अब कंपनी करेगी क्या, अब कंपनी जो है इस पैसे को रिसीव करेगी, 6th एंट्री में इस पैसे को रिसीव करेगी, तो एंट्री हो जाएगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये पैसा किसका आया है, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 20, ये पैसा 1,80,000 किस चीज का आया है, बोले सर ये तो फर्स्ट कॉल का आया है, तो यस शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देंगे हम। बोले सर थैंक यू, वेलकम बेटा। अब बेटा कंपनी आखिरी किस्त मांगेगी, ठीक है, जिसको कि हमने बोला है शेयर फाइनल कॉल। क्या बोला बेटे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये मांगेगी कंपनी 9,000 शेयर, अगेन 9,000 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से 2,70,000 रुपए कंपनी कॉल कर रही है। अब ये जो पूरा का पूरा पैसा है किस चीज का है बेटा, ये पूरा का पूरा पैसा मेरे बेटे ये है कैपिटल का, पूरा का पूरा पैसा कैपिटल के लिए मांगा गया है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 2,70,000 रुपए। अब क्या करेंगे सर, बेटे अब क्या करना है, अब तो पैसा रिसीव कर लेंगे, तो कंपनी के पास पैसा आ गया, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बोल चुका है कि सारा पैसा हमें रिसीव हो गया, तो टू शेयर फाइनल कॉल, पैसा किसका रिसीव हो रहा है बेटा, ये 2,70,000 रुपए हमको कंपनी को फाइनल कॉल का रिसीव हो रहा है। इस तरह से बेटे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आप समझ लेना, जो शेयर जो कंपनी जो भी पैसा एंट्री किस हिसाब से होगी, इसका एक पैटर्न है, जनरल पैटर्न है कि पैसा यहाँ पर तो पहले पैसा आएगा, फिर शेयर इशू होगा, उसके बाद किस ड्यू, पैसा रिसीव, किस ड्यू, पैसा रिसीव, किस ड्यू, पैसा रिसीव, सिंपल फंडा, ठीक है। यहाँ पर हमने बता दिया कि सारा पैसा जो है कंपनी ने मांग लिया और पैसा रिसीव भी हो गया, तो इस असम्पशन पे हमने ये एंट्री पास कर दी, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बेटे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। बोले सर ये क्या होता है, अरे भैया सिंपल सरल भाषा में कंपनी के क्या फॉर्मेशन पे जो खर्चा हुआ, कंपनी को बनाने में जो खर्चा हुआ, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। या मैं कह दूं कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले जो भी खर्चा हुआ है कंपनी को बनाने के लिए, वो कहलाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। जैसे कि एक्सपेंस ऑन प्रिपरेशन प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे की, रजिस्ट्रेशन फीस लगी, कोई भी ऑथराइज्ड कैपिटल के ऊपर ड्यूटी पे करी, कोई भी उन बुक्स को मेंटेन करने का पैसा खर्च हुआ, कोई भी अकाउंटेंट ने, वैल्यूअर ने, किसने पैसा चार्ज किया, तो ये सारी क्या है, ये सब है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले का खर्चा। तो अगर कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले का खर्चा है, तो ये अकाउंटिंग में तो अभी तक आया ही नहीं होगा, और कंपनी के बनने के बाद ये पैसा पे हुआ ही नहीं है, तो पहले ही पे हो गया, तो इसका फंडा क्या है, तो भैया सिंपल सी बात है, ऐसे खर्चों को कंपनी अलाउ करती है आपको, एज पर AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपको अलाउ करता है, इनको आप राइट ऑफ कर दो, इनको आप राइट ऑफ कर दो जिस साल ये हुए हैं, मतलब इनको पेनल अकाउंट में डेबिट कर देना, सिंपल सी बात। पेनल अकाउंट नहीं बोलूंगा मैं इसको, हम कंपनी के केस में एक और चीज ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। तो इनको राइट ऑफ कर देंगे, पहले किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, और दूसरा अगर कुछ बच गया या एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से, इन खर्चों को हम राइट ऑफ कर देंगे, बुक से साफ कर देंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उससे कर देंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, या फिर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से कर देंगे। तो पहली प्रायोरिटी किसको दी बच्चों, पहली प्रायोरिटी दी है सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो यहाँ पर इसकी एंट्री बताता हूँ मैं क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी का SEC डॉट लिखा मैंने, ठीक है, आप ध्यान रखना, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अगर पैसा है इतना राइट ऑफ करने का, तो अगर ये नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, क्लियर है। इस तरह से एंट्री होके इन एक्सपेंसेस को हमें राइट ऑफ कर देना है। इसी टॉपिक के साथ आज की क्लास हम यही वाइंड अप करेंगे। सो आज के वीडियो का द एंड है, मैं जल्दी ही सारे वीडियोस डाल दूंगा, फटाफट से हम कंपनी को खत्म करेंगे, फिर हम लोग रेशियो और कैश फ्लो करेंगे, और इस तरह से हमारा कोर्स वाइंड अप करेंगे अकाउंटेंसी का। ज्यादा फोकस अकाउंट्स पे करेंगे, बस अब एक वीडियो आएगा नेक्स्ट क्लास का इको का, उसके बाद मैं पहले अकाउंटेंसी के सारे वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, अपनी आप सपोर्ट हमें करते रहिएगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।